गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक चैप्टर करेंगे, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि हम लोग का सोलर सिस्टम कैसा है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं और उसमें अर्थ का एक क्या माने रोल है। एंड सोलर सिस्टम को डिस्क्रिप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, हम लोग के जितने साइंटिस्ट हैं, जो भी वैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों ने इस सोलर सिस्टम का जो एज है वो लगभग 14 बिलियन ईयर्स निकाला है। एक थ्योरी है जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसी थ्योरी के आधार पर हम लोग मानते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो बना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अराउंड 14 बिलियन ईयर्स अगो, एवरीथिंग दैट मेक्स अप इन द यूनिवर्स वाज कंटेन्ड इन अ टाइनी पॉइंट। आज जो भी है, अर्थ है, सन है, मेटेराइट्स है, एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स है, जो भी है, स्टार्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको हम लोग हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर हैं और ये बहुत बड़े हैं साइज़ में, इसलिए इनको हेवनली बॉडीज़ कहते हैं। तो जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, वो सब माना जाता है कि पहले एक जगह था, एक पॉइंट में था, और कुछ वजह से वो पॉइंट कुछ वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, जिस वजह से गर्म होने की वजह से वो एक्सप्लोड कर गया, वो फट गया, ब्लास्ट हो गया। और इस ब्लास्ट की वजह से सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में इधर उधर बिखर गई। यहाँ पे लिखा भी है, सडनली दिस एक्सट्रीमली डेंस पॉइंट एक्सप्लोडेड एंड ऑल मैटर it contained was thrown out into the space, and this explosion is known as Big Bang explosion. All natural body that exist in universe is called as celestial body और heavenly body। अभी थोड़ी देर पहले बताया, जो भी नेचुरल बॉडी अर्थ के बाहर इस यूनिवर्स में मिलता है, जो भी पाया जाता है, वो सब को हम लोग हेवनली बॉडी या सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। तो अब आप लोग ये सोचते होंगे कि अर्थ का क्वालिटी अलग है, दूसरे प्लैनेट्स का क्वालिटी अलग है, मून का क्वालिटी अलग है, सन का क्वालिटी अलग है। तो इसका जवाब हमारे साइंटिस्टों ने यही ढूंढा है कि जब एक्सप्लोज़न हुआ ना, इस एक्सप्लोज़न के दौरान जो पार्ट्स फट के जो जो दूर हुआ, उसके अंदर जो भी केमिकल मौजूद थे, उसके अंदर जो भी सब्सटेंस मौजूद थे, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के समय के दौरान अपने अंदर चेंज लाता गया, और उस चेंज के हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ एक स्टेबिलिटी आता गया। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं कि इस एक्सप्लोज़न के दौरान हम जिसको सन मानते हैं, सन में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम है। इसके अंदर एक रिएक्शन होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन कहते हैं। उस रिएक्शन के दौरान दो हाइड्रोजन का एटम मिलके एक हीलियम एटम बनता है, और साथ ही साथ बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और एकदम दूसरा एग्जांपल अगर लेंगे, क्योंकि सन भी एक तरह का स्टार ही है, सन से बड़े बड़े स्टार्स भी हैं और सन से छोटे स्टार्स भी हैं। क्योंकि सन हम लोग के सबसे पास में है, इसलिए सन सबसे ज़्यादा चमकता है, बाकी स्टार्स बहुत दूर हैं। तो समझने की कोशिश करो, बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद जिस मास में जो भी, जिस बॉडी में जो भी मटेरियल रहा, वो उसके हिसाब से परिवर्तन करता गया। जैसे अर्थ में दूसरे टाइप के मटेरियल आते गए, जो जैसे आयरन, निकल, कॉपर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल आते गए, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स के दौरान कंटिन्यूसली चेंज होते 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 लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का रूप लिया। और ये रूप लेने के बाद धीरे धीरे ऐसे कंडीशन बने कि अर्थ में जीवन की शुरुआत हुई, जो किसी दूसरे प्लैनेट्स में है ही नहीं। तो जस्ट आप लोग ये समझिए कि पहले सारा यूनिवर्स एक जगह था, जिस एक जगह होने की वजह से, चूँकि ये सारे एलिमेंट्स जो भी थे वो रेडियो एक्टिव थे, तो एक जगह इकट्ठा होने की वजह से उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और वो एक्सप्लोज़न में कन्वर्ट हो गए, और एक्सप्लोड होने के बाद एक दूसरे से दूर होते चले गए, और साथ ही साथ जिसमें जो मटेरियल रहा वो उस हिसाब से चेंज लाया अपने अंदर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है स्टार्स। तो स्टार्स आर द ह्यूज बॉडीज मेड ऑफ बर्निंग गैसेस, दे गिव आउट लाइट एंड हीट, एंड द सन इज ऑल्सो ए स्टार विच इज़ क्लोजेस्ट टू अर्थ। हम लोग ने थोड़ी देर पहले यही टॉपिक पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज़ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या है?
गैलेक्सीज इज द कलेक्शन ऑफ क्लस्टर ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स। हम लोग इसको गैलेक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक गैलेक्सी में अरबों खरबों, यहाँ पे हज़ार और लाख की बात नहीं है, यहाँ लाखों और करोड़ों की बात है, जिसको हम लोग आसानी से गिन भी नहीं सकते, वो वाला अमाउंट है। तो गैलेक्सी इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लस्टर्स ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज आर मेड अप ऑफ स्टार, डस्ट एंड गैसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एंड दे आर टुगेदर हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के आसपास में ही है। एंड देयर आर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। याद रखना, जो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं, हम लोग का गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो इस टाइप का गैलेक्सी करोड़ों अरबों हैं यूनिवर्स में, और ये गैलेक्सीज अलग अलग साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े सब तरह के साइज़ के होते हैं। ये आप लोग को दिख रहा होगा, इस टाइप का गैलेक्सी इस टाइप में दिखता है। ये तो स्टार का एक पिक्चर है, मैंने एक बार बना के दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिलेशन, तो कॉन्स्टिलेशन किसको कहते हैं? कॉन्स्टिलेशन इट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई दैट अपीयर टू फॉर्म ए फिक्स पैटर्न। एक फिक्स पैटर्न में जब एक ग्रुप ऑफ स्टार्स फिक्स पैटर्न में पूरा साल भर हो तो उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। समझो, स्टार्स तो आकाश में लाखों करोड़ों हैं, मगर कुछ स्टार्स एक खास पैटर्न में सालों भर रहते हैं। सालों भर नहीं, कुछ एक फिक्स समय तक रहते हैं और हर साल वो वही आकार लेते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट ने, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह हैं, इन लोगों ने सालों साल स्टडी करके तब इस नतीजे पे पहुँचे हैं। आप भी चाहो तो देख सकते हो। जैसे एक ये है, ये रहा ओरियन हंटर, ये बिल्कुल हंटर के शेप का है, ये बिल्कुल ऐसा ही शेप रहता है। उर्सा मेजर, ये रहा उर्सा मेजर, बियर के शेप का है। लियो द लायन, ये देखो इस टाइप के शेप का है। तो ये उर्सा माइनर है, इस टाइप के शेप का है। ये फिक्स पैटर्न है, ये ऐसा ही शेप का रहेगा, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हुआ। इसलिए स्टडी के बाद हम लोगों ने इसको स्टडी में, हम लोगों ने नहीं, ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इन लोगों ने, जियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों ने स्टडी में ऐड किया कि भाई कुछ तारे हमेशा उस खास समय के लिए एक फिक्स पैटर्न में रहते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है सोलार सिस्टम। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग सोलार सिस्टम का ही पार्ट है। सोलार सिस्टम इज मेड ऑफ द सन, 8 प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड इट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। मतलब सन के चारों ओर जो 8 प्लैनेट्स और बाकी दूसरे चीज़ें घूमती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सूर्य के चारों ओर जो प्लैनेट्स और दूसरे एस्टेरॉयड्स, कॉमेट्स, बहुत सारी चीज़ें जो घूमती है सूरज के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो ये जो पूरा फैमिली बनता है, इस फैमिली को हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। तो ऑल नेचुरल बॉडी दैट एग्जिस्ट इन यूनिवर्स इज़ नोन एज सेलेस्टियल बॉडी और हेवनली बॉडी। ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जितना भी नेचुरल बॉडी जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी कहते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सन के बारे में स्टडी करेंगे। सन बेसिकली क्या है? तो द सन इज़ अ स्टार दैट लाइज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन होल्ड्स द सोलर सिस्टम टुगेदर। सन इज़ मेड अप ऑफ बर्निंग गैस, इसको हम लोग बेसिकली हाइड्रोजन कहते हैं। सन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम। क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी अलग दूसरे ग्रह हैं, कॉमेट्स हैं, जो भी है, इन सबको गर्मी देने वाला और लाइट देने वाला सन ही है एकमात्र सोर्स, और कोई दूसरा नहीं है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ अबव 5500 डिग्री। मतलब सन का जो सरफेस टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस है। ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप लोग को बता देते हैं, ये जैसे लोहा वगैरह आप लोग के घर में होगा ना, ये लोहा 1000 से 2000 में पिघल के पानी बन जाता है। तो आप लोग ज़रा सोच सकते हो कि 5000 5500 डिग्री में क्या हालत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी आर नॉट फीलिंग दिस ट्रिमेंडस हीट बिकॉज सन इज़ 149.6 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ।
हम लोग को ये इतना भयंकर गर्मी क्यों नहीं महसूस होता है? क्योंकि हम लोग लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर हैं सन से। क्योंकि सन में तो बहुत गर्मी है, लेकिन ये गर्मी हमको क्यों नहीं फील होता है? कि हम लोग उससे बहुत दूर हैं। नाउ द सन इज़ मेड अप ऑफ बर्निंग गैस, मेनली हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसी से ये बनता है, और साथ ही साथ बहुत सारे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन इसमें होता रहता है। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा आइडिया दूंगा। जापान में जो सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो बम गिराया गया था, जिसको हम लोग एटम बम कहते हैं, अमेरिका ने गिराया था जापान में जो, उसको एटम बम कहते हैं, वो भी न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन पर बेस्ड था। और जो सन में होता है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है। आप लोग जब सीनियर क्लास में जाओगे तब आप लोग को पता चलेगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस किसको कहते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस इतना भयंकर अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालते हैं कि मतलब उसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह का ही होता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और फ्यूज़न रिएक्शन। तो हम लोग जो एटम बम बनाते हैं, आज दुनिया के हर देश के पास एटम बम है, वो सारा एटम बम न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के आधार पर है, और जो सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन के आधार पर होता है। चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन टेक्स प्लेस विच प्रोड्यूस एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आप लोग जब सीनियर क्लास में जाओगे तो इसके बारे में आप लोग को डिस्क्रिप्टिव या विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं, दैट इज प्लैनेट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को हम लोग ग्रह भी बोलते हैं। तो प्लैनेट्स आर द लार्ज राउंड हेवनली बॉडीज मूव इन ए फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन। प्लैनेट्स भी बहुत बड़े हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो फिक्स्ड पाथ पर घूमते रहते हैं सन के चारों ओर, और इसी पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। समझने की कोशिश करो, अगर ये सन है, ये सन दिख रहा है, तो इसके चारों ओर सबका अपना अलग 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 घूमने का जगह है, तो इसी को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। और ये फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि ये बदलेगा, नहीं। अर्थ का अगर ये पोजीशन है तो अर्थ इसी में ही घूमता रहेगा। आज हजारों लाखों सालों से घूमता आ रहा है और ये घूमता ही रहेगा। सिर्फ सन ही नहीं, ये अर्थ ही नहीं, जितने भी अलग अलग है, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, ये सारे सबका अपना एक फिक्स पाथ है। उसी फिक्स पाथ को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। दीज पाथ्स आर एलिप्टिकल इन शेप। ये एलिप्टिकल का मतलब ये गोल नहीं होता है, ये इस टाइप से लंबा टाइप में होता है। आप लोगों को फिर से बता दें, एलिप्टिकल थोड़ा सा इस टाइप में होता है, ऐसा गोल नहीं होता है, थोड़ा सा लंबा चपटा, अंडा का आकार कैसा होता है उस टाइप में होता है। नाउ नेक्स्ट है, वन कंप्लीट राउंड ऑर्बिट ऑफ द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। मतलब एक कंप्लीट, ये जो रेवोल्यूशन होता है, ये पूरा सूरज के चारों ओर एक कंप्लीट जो चक्कर होता है उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और इस रेवोल्यूशन की वजह से हम लोग का जो कहते हैं साल बदलता है। द टाइम टेकन बाई ए प्लैनेट फॉर अ फुल रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कॉल्ड ईयर। याद रखना, ईयर का डेफिनेशन यही है कि एक पूरा चक्कर सन के चारों ओर हो जाएगा तो उसमें ईयर लगेगा, क्योंकि हम लोग के अर्थ को 365 एंड 6 आवर्स लगता है, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं सन के चारों ओर एक पूरा चक्कर काटने में, और उसी को हम लोग ईयर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, मरकरी टेक्स 88 डेज, क्योंकि मरकरी का जो ऑर्बिट है वो छोटा है, उसको 88 दिन लगते हैं। बट अर्थ टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, मतलब 6 घंटे एक्स्ट्रा लगते हैं। प्लैनेट्स ऑल्सो रोटेट और स्पिन ऑन देयर एक्सिस एंड दैट इज़ नोन एज रोटेशन। ये आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग को जो अर्थ है वो इस टाइप से झुका हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने एक्सिस में भी घूम रहा है। तो ये एक्सिस में जो घूमना होता है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रोटेशन, और इसको 24 आवर्स लगते हैं, जिसको हम लोग दिन रात कहते हैं। तो आप लोग ये डेफिनेशन दे सकते हो कि द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड ए डे। एक दिन जो हम लोग बोलते हैं, दिन का मतलब उसके अंदर दिन और रात दोनों आ जाता है, और पूरा एक दिन और रात 24 घंटे का होता है अर्थ के लिए। दूसरे प्लैनेट्स का अलग टाइमिंग होता है। हम लोग अर्थ की बात करेंगे, अर्थ को 24 घंटे लगते हैं दिन और रात के लिए। तो वो हो गया रोटेशन, मतलब अपने एक्सिस पर घूमना, इसको रोटेशन कहता है। आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, लट्टू जो होता है ये बिल्कुल उसका एक गूंज होता है, वो इसके ऊपर घूमता रहता है, तो इसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। तो अर्थ को 24 घंटे लगते हैं अपने एक्सिस पे घूमने में, पूरा एक कंप्लीट सर्कल करने में, तो इसको, इसी चीज़ को हम लोग रोटेशन कहते हैं। अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। साथ ही साथ है
कि प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स। ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमाना, ट्विंकल का मतलब होता है टिमटिमा। प्लैनेट्स टिमटिमाते नहीं हैं स्टार की तरह। इट कैन बी सीन विद द नेकेड आइज, हम लोग खुली आंखों से प्लैनेट्स को देख सकते हैं। सॉरी, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है एंड उनके ऑर्डर है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। आपको बताते हैं प्लूटो को हम लोग प्लैनेट कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में है, उसको हम लोगों ने प्लैनेट के ग्रुप से हटा दिया। 2015 में ही इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने ये डिसीजन लिया है कि वो प्लैनेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए वो अब प्लैनेट की गिनती में नहीं होगा। पहले 9 थे मगर अब 8 प्लैनेट है। द सोलर सिस्टम ऑल्सो इंक्लूड्स ड्वार्फ प्लैनेट। ये ड्वार्फ का मतलब हम लोग कहते हैं अविकसित प्लैनेट, मतलब जो वैसे ड्वार्फ का मतलब होता है नाटा, जैसे हम लोग इंसान में भी देखते होंगे जो नॉर्मल ग्रोथ होता है इंसानों का, कभी कभी कुछ लड़के लड़कियां उतना माने नॉर्मल ग्रोथ नहीं हो पाता है, कुछ वजह से उनका हाइट कम रह जाता है तो उनको ड्वार्फ कहते हैं। तो प्लैनेट्स में भी वही है, जो पूरी तरीके से ग्रो नहीं कर पाते हैं, कुछ रीज़न से वो पूरा अविकसित रह जाता है, अंडर डेवलप रह जाता है, तो उसको हम लोग ड्वार्फ कहते हैं। तो इसको कहते हैं टू स्मॉल टू बी कंसिडर्ड एज प्लैनेट, लाइक प्लूटो, सेरस, एरिस, सेडना, ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल जितने भी प्लैनेट्स हैं इनके बारे में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अर्थ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्थ क्या है। अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट लुक्स लाइक ए ब्लू बॉल फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से अगर देखें तो अर्थ इस टाइप का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा, क्योंकि अर्थ में 3 भाग पानी है। अगर हम लोग देखें, अगर इस टाइप से मेजर करें तो इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, इसमें भी पानी, सिर्फ 1 भाग लैंड है। तो जस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विथ वाटर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। ह्यूमन, प्लांट, एनिमल लिव ऑन अर्थ। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 4 पॉइंट है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, तो हम लोग कहेंगे अर्थ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये 4 मेन कारण हैं। सबसे पहला कारण है प्रेजेंस ऑफ वाटर, दूसरे किसी प्लैनेट में वाटर का प्रेजेंस नहीं है। नेक्स्ट है करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट। जो हम लोग का अर्थ का डिस्टेंस है, ये देखो अर्थ का डिस्टेंस ना ज़्यादा पास में है और ना ज़्यादा दूर में है, तो करेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द सन। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर या ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है ये है तभी तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, प्राणी जिंदा है। एंड प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओजोन लेयर आप लोग को बता दें, ये हम लोग के लेयर का एक पार्ट है जो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है और इसका बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है, हम लोग के सन के जो सनलाइट होता है ना, उसमें अल्ट्रा वायलेट रेज होता है जो बहुत हार्मफुल होता है। अगर शरीर पे अगर वो रोशनी शरीर में गिर जाए ना तो हम लोग को स्किन कैंसर हो सकता है। पेड़ पौधे पे आ जाए तो पेड़ पौधे मर जाते हैं। अगर वो मिट्टी पे गिरे जहाँ वो रोशनी गिरती है तो वो रोशनी से वो मिट्टी पूरा का पूरा बंजर हो जाता है, बहुत ही खतरनाक और डेंजरस है। तो इस ओजोन लेयर क्या करती है, सूरज का जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो सूरज का रोशनी हमारे धरती पर आता है ना, वो छान के आता है, फिल्टर होके आता है। इसलिए अर्थ के ऊपर जीवन संभव है, बाकी दूसरे किसी ग्रह में ये फिल्टर की मौजूदगी नहीं है। इसलिए दूसरे प्लैनेट्स में जीवन मुश्किल है, या नहीं है या मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हम लोग पता नहीं कर पाए कि दूसरे प्लैनेट्स में जीवन है कि नहीं। तो ये 4 मेन कंडीशन है जिस वजह से हमारे अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। चलिए अदर प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे प्लैनेट्स के बारे में। ऑफ द 7 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम देयर आर 3 मेड अप ऑफ रॉक लाइक अर्थ। हमारा अर्थ भी रॉक से ही बना हुआ है। तो जैसे मरकरी, वेनस एंड मार्स, मरकरी, वेनस एंड मार्स अर्थ की तरह ही रॉक टाइप ऑफ मटेरियल से बना हुआ है। बाकी जो 4 प्लैनेट्स हैं, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये गैस से बना हुआ है, इनको हम लोग गैसियस प्लैनेट्स भी कह सकते हैं। चलिए यही था। नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स को हम लोग हिंदी में उपग्रह कहते हैं। प्लैनेट्स को ग्रह कहते हैं, सैटेलाइट्स को उपग्रह कहते हैं। दीज आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड सम प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड एज सैटेलाइट। मतलब जैसे हमारे अर्थ के चारों ओर मून घूमता है तो उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट स्पेशली वैसे ही हेवनली बॉडीज़ को कहेंगे
जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमता हो। चलिए, सैटेलाइट्स लाइक प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। बिल्कुल सैटेलाइट्स का भी अपना कोई रोशनी नहीं होता है, ये सूरज की रोशनी को ही रिफ्लेक्ट करता है। सम प्लैनेट्स लाइक जुपिटर हैव 67 सैटेलाइट्स वाइल सम हैव नन। जैसे जुपिटर में 67 सैटेलाइट्स है, अर्थ में 1 सैटेलाइट्स है, मार्स में एक भी सैटेलाइट्स नहीं है। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। तो ये हो गया सैटेलाइट, जिसको हम लोग उपग्रह कहते हैं, जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमता है। चलिए नेक्स्ट है, हम लोग जरा मून के बारे में पढ़ेंगे। तो मून इज़ द अर्थ ओनली वन सिंगल सैटेलाइट। इट इज़ अराउंड 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस। अगर कोई आपसे पूछे कि मून का डिस्टेंस कितना है, तो 3,84,400 किलोमीटर। तो एंड मून का भी अपना रोटेशन है, मून भी अर्थ की तरह अपना रोटेट करता रहता है। तो उसका भी रोटेशन 28 डेज़ का है, और 28 डेज इसको रोटेशन में तो लगता है, साथ ही साथ रेवोल्यूशन में भी लगता है। ये अर्थ के चारों ओर घूमने में भी इसको उतना ही समय लगता है। तो एज ए रिज़ल्ट यहाँ पर रोटेशन होना, यहाँ रेवोल्यूशन होना चाहिए, यहाँ रोटेशन लिखा हुआ है। एज ए रिज़ल्ट सम साइड ऑफ द मून फेस द अर्थ ऑल टाइम। ये जरा सा हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे, तो अगर हम लोग इस साइड सन को मानते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरीके से पिक्चर में दिख रहा है। हम लोग को मून का उतना ही पार्ट दिखता है जितना सूरज का रोशनी उस पर गिरता है। ये इस तरीके से ये मून ऐसे चारों ओर घूमता है। तो यहाँ अलग अलग टाइप के, जितना दूर रोशनी मून पे रोशनी गिरेगा, हम लोग को अर्थ से उतना ही विजिबल होगा मून। तो इसलिए हम लोग को मून का अलग अलग आकार दिखाई देता है, छोटा बड़ा, कभी फुल मून, कभी अमावस्या। हम लोग अमावस्या पूर्णिमा मानते हैं, जिस दिन पूरा चांद दिखता है उसको पूर्णिमा मानते हैं, जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखता उसको हम लोग अमावस्या मानते हैं। तो उस दिन ऐसा नहीं होता है कि चांद होता नहीं है, चांद मौजूद होता है आकाश में, लेकिन हम लोग को वो दिखता नहीं, क्योंकि रोशनी, सूरज का रोशनी उस पर रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाता है पोजीशन की वजह से। बिल्कुल ये इस टाइप से अलग अलग पोजीशन है, मून का अलग अलग फेज़ है। इसी चीज़ को अलग अलग नाम से दुनिया के अलग अलग पार्ट में हम लोग जानते हैं। जस्ट अगर ये ड्राइंग दिख रहा हो, आप लोग ये फिगर में देख सकते हो कि सन का जो पार्ट है, इसी के हिसाब से हम लोग, जैसा सूरज, अर्थ भी कंटिन्यूसली रोटेट रिवॉल्व कर रहा है, तो मून भी कंटिन्यूसली रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहा है। तो और साथ ही साथ सूरज का रोशनी जब तक मून पर गिरेगा नहीं, तब तक हम लोग को मून दिखेगा नहीं, क्योंकि इसका अपना कोई रोशनी नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग को, चूँकि मून भी घूम रहा है, अर्थ भी घूम रहा है, इसलिए हम लोग को मून का अलग अलग हिस्सा अलग अलग रूप में दिखाई देता है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि मून का आकार क्यों बदलता है, तो आप लोग बता देना कि अर्थ भी घूम रहा है, मून भी घूम रहा है, इसीलिए जब घूमते हुए मून पर सूरज का जितना रोशनी गिरता है, हम लोग को वो उतना ही दिखाई देता है। और कंटिन्यूसली अर्थ घूम रहा है, जिस वजह से हम लोग को सूरज, मून का अलग अलग पार्ट दिखाई देता है। जिस दिन पूरा रोशनी गिरता है उस दिन फुल मून होता है, हम लोग बोलते हैं वो फुल मून डे है। जिस दिन कम रोशनी गिरता है या नहीं गिरता है, उस दिन हम लोग न्यू मून कहते हैं। बस यही फ़र्क है, पूर्णिमा अमावस्या आप लोग बता सकते हो। नाउ लास्ट टॉपिक आ गया इस चैप्टर का। लास्ट टॉपिक है कि अदर हेवनली बॉडीज़। हमारे अर्थ में अदर हेवनली बॉडीज़ क्या है? बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स, और भी देर आर न्यूमरस स्मॉलर बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सन के चारों ओर घूमते हैं, जैसे एस्ट्रोराइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, मीटियोराइट्स हो गए। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये दिख रहा होगा, एस्ट्रोराइड्स, कॉमेट्स और मीटियोराइट्स बेसिकली होता क्या है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। हाँ, ये देखिए एस्ट्रोराइड्स हो गया। दे आर द रॉकी बॉडीज़ बिलीव टू बी ए पार्ट ऑफ प्लैनेट। ये बिल्कुल दिख रहा होगा आपको, सॉलिड पत्थर दिख रहा होगा, ये एस्ट्रोराइड्स है। इसको हम लोग मानते हैं ये किसी प्लैनेट का एक हिस्सा है जो टूट के अलग हो गया है, ठीक है, विच एक्सप्लोडेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ये हम लोग मानते हैं कि कोई प्लैनेट फट गया होगा, उसमें से जो पार्ट निकला है वही एस्ट्रोराइड है। एंड दे यूजुअली फाइंड इन द बेल्ट बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ये मार्स और जुपिटर के बीच में ही पाया जाता है। दिस बेल्ट इज़ नॉन एज एस्ट्रोराइड बेल्ट। अगर कोई भी पूछे व्हाट इज़ एस्ट्रोराइड बेल्ट, तो आप लोग बोलोगे द
द बेल्ट विच इज़ फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर इज कॉल्ड एज एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये एस्टेरॉयड 4 है, लार्जेस्ट एस्टेरॉयड अभी तक मिला है। सीरीस हो गया, पालाज हो गया, हाइजीस हो गया, और नेक्स्ट है वेस्टा हो गया। ये सब 4 एस्टेरॉयड्स है जो हमारे पास है, हमने इसको नेम देकर आइडेंटिफाई किया हुआ है। नेक्स्ट है कॉमेट। तो कॉमेट क्या है? दे आर द फ्रिजन बॉल्स ऑफ डस्ट, वाटर एंड रॉक। ये कॉमेट्स, ये है कॉमेट, ये बेसिकली जमा हुआ डस्ट, वाटर एंड रॉक है। दे हैव अ टेल, इनका एक पूंछ भी होता है, ये जो है ना ये पूंछ भी होता है। टेल ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स। देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन आर वेरी लॉन्ग। इनका जो ऑर्बिट होता है सन के चारों ओर जो घूमता है बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम लोग को ये बहुत कम दिखाई देता है। जैसे हम लोग एक कॉमेट का नाम हमने रखा है हेलिस कॉमेट, ये हर 76 ईयर्स में दिखाई देता है। लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था। काउंट कर लो कि नेक्स्ट कब दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट है मेटियोराइट्स। अब थोड़ा सा इसमें नाम का कन्फ्यूज़न है। मेटियोराइट्स क्या होता है? दीज आर द स्मॉल पीसेस ऑफ कॉमेट और एस्टेरॉयड मूविंग अराउंड द सन। समटाइम्स व्हेन दे टू क्लोज टू अर्थ, फ्रिक्शन इन द एयर कॉजेज देम टू बर्न। कभी कभार ये घूमते घूमते अर्थ के बहुत पास में आ जाता है तो अर्थ के अंदर आ जाता है। तो अर्थ के अंदर आने से तो एयर का लेयर है, तो उसमें फ्रिक्शन की वजह से इसमें आग लग जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है मेटियोराइट्स। और जब इसमें आग लग जाता है तो इनका एक अलग रूप हो जाता है जिसको हम लोग मेटियोर्स कहते हैं, और इनको शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। समटाइम्स व्हेन मेटियोर्स फॉल्स ऑन अर्थ विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड क्रिएट्स ए ह्यूज क्रैटर एंड दैट आर नोन एज मेटियोराइट्स। उसको हम लोग मेटियोराइट्स कहते हैं। ठीक है, जब पहली बात तो ये मेटेरॉइड्स था, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आया तो मेटियोर्स में कन्वर्ट हो गया, एंड जब ये अर्थ के सरफेस पर गिर गया तो इसको मेटियोराइट्स कहते हैं। दोनों नाम के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो मैंने आप लोग का एक बना के रखा है छोटा सा ग्राफ की। मेटेराइट्स, स्मॉल पीस ऑफ कॉमेट और एस्टेरॉइड, जब व्हेन इट कम क्लोज टू अर्थ तो मेटियोर्स में कन्वर्ट हो गया और शूटिंग स्टार में। फिर जैसे ये फॉल ऑन अर्थ तो इसका नाम मेटियोराइट्स हो गया। बस यही है आपका छोटा सा चैप्टर, ये कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग के पसंद आया होगा। चलिए, थैंक यू बच्चे लोग, जय हिंद।